और कुछ लार्ज साइज के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट मिलियंस में होता है। एक ही सेल में बहुत तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स आकर इन ग्रेट वैरायटी, thousands of different kinds, ranging in size from relatively small peptides to huge polymers with molecular weight in the millions may be found in a single cell. एक ही सेल में बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स के बने होते हैं और कुछ लार्ज पॉलीमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट मिलियंस में चला जाता है। तो एक ही सेल में वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए अपने को एक्सप्रेस करता है वाया प्रोटीन। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। जो डीएनए है अपने को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के माध्यम से और वही प्रोटीन एंजाइम होता है जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड। डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। और जानते हो कि किसी भी सेल में जितने तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटलाइज किए जाते हैं एंजाइम्स के द्वारा और सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन ए सेल आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स which are proteins. Proteins form the fundamental basis of a structure and function of life and constitute about 50% of the cellular dry weight. Proteins fundamental basis है structure and function of life का। Life का structure and function का fundamental basis है। Structure जितने मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या दूसरे ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन्स हो, सब बने होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के। तो सारे मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल रोल हो गया। और सेल में जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा विच आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन किसी भी लाइफ का के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का फंडामेंटल बेसिस है। और किसी भी सेल में का जो वेट होता है, ड्राई वेट होता है, उसका 50% होता है प्रोटीन। The term protein is derived from a Greek word proteos meaning holding the first place। जो प्रोटीन टर्म दिया गया है एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस। प्रोटियोस से वर्ड मिला प्रोटीन। प्रोटियोस का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। तो चूंकि प्रोटीन सेल्स में मोस्ट एबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है तो ये फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोटीन। प्रोटीन डिराइव फ्रॉम प्रोटियोस मीनिंग होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। एक थे मुल्डर, ये डच केमिस्ट थे। मुल्डर डच केमिस्ट यूज द टर्म प्रोटीन्स फॉर द हाई मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन रिच एंड मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मुल्डर ने टर्म यूज किया प्रोटीन्स को, हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है, नाइट्रोजन रिच होते हैं और मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंसेस के लिए उन्होंने टर्म यूज किया प्रोटीन्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन रिच एंड मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस
प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया प्रोटीन। बोलो। समझे इतना? यस सर। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, और दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, और सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोटीन हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड पढ़ाया जाता है अल्फा अमीनो एसिड, और उसका एल फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिम्स में अमीनो एसिड पाया जाता है एल फॉर्म में, टी फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स that is polymers of L alpha amino acids। बोलो, इस पॉइंट को समझे? यस सर। प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोटीन हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और अमीनो एसिड्स का है तो अमीनो एसिड पाया जाता है अल्फा फॉर्म में, एल अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये अमीनो एसिड्स के लीनियर चेन्स हैं जो आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स से। ये प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर that is made up of different types of amino acids। प्रोटीन पॉलीमर है, दो तरह का पॉलीमर होता है, एक होमोपॉलीमर और दूसरा हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब वो सिमिलर यूनिट्स का बना होता है, तो उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। प्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो किस तरह का पॉलीमर हो गया? हेट्रोपॉलीमर। 20 तरह के अमीनो एसिड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन हमेशा होता है हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि किसी भी प्रोटीन में कई तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। ये प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है? ठीक है? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो एक बात लिखो ये नोट में, द टर्म प्रोटीन इज जनरली यूज्ड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 50 अमीनो एसिड्स। एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जो 50 अमीनो एसिड से ज्यादा का बना होता है, मोर देन 50 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहा जाता है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन नहीं होता है। 50 अमीनो एसिड से कम अमीनो एसिड्स का कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको प्रोटीन नहीं कहेंगे। प्रोटीन कहते हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन को जो मोर देन 50 अमीनो एसिड्स का बना हुआ। लेकिन आजकल कुछ बायोकेमिस्ट हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स का जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसको भी प्रोटीन नहीं कहते हैं, वो प्रोटीन टर्म यूज करते हैं जो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जो कई तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रोटीन। द टर्म प्रोटीन इज जनरली यूज्ड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड containing more than 50 amino acids. In recent years, however, some authors have been using polypeptides even if
the number of amino acids is a few hundreds. They prefer to use protein to an assembly of polypeptide chains with quaternary structure having molecular weight more than 10,000. इसको फिर से सुनो. ऐसे जनरली उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहा जाता है जिस पॉलीपेप्टाइड चेन में मोर देन 50 अमीनो एसिड्स हैं. लेकिन आजकल कुछ बायोकेमिस्ट वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन को भी प्रोटीन नहीं कहते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, उसको भी नहीं प्रोटीन कहते हैं. वो प्रोटीन टर्म यूज करते हैं जो कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं प्रोटीन. बाकी सबको प्रोटीन नहीं कहते. लेकिन इन जनरल जो वर्ड यूज किया जाता है प्रोटीन उस पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जिसमें मोर देन 50 अमीनो एसिड्स हैं. बोलो, समझे इसको? हेलो, यस सर. इस पॉइंट को समझे? नहीं सर, एक बार रिपीट कर देंगे. जैसे प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, तो 2 अमीनो एसिड्स का भी हो सकता है, 10 अमीनो एसिड्स का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 100 का हो सकता है. हम किसको प्रोटीन कहेंगे? तो जनरली प्रोटीन टर्म यूज किया जाता है उस पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जिसमें अमीनो एसिड्स की संख्या 50 से ज्यादा हो. लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी बायोकेमिस्ट हैं जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को भी प्रोटीन नहीं कहते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं. वो प्रोटीन कहते हैं वैसे पॉलीपेप्टाइड, वैसे स्ट्रक्चर को जो कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है. और दी प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है तो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं. 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं: प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन. ये जो क्वाटरनरी प्रोटीन होता है कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है. तो इसी तरह के जो असेंबली होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की उसी को प्रोटीन कहते हैं. तो फिर से एक बार पढ़ो. The term protein is generally used for a polypeptide containing more than 50 amino acids. In recent years, however, some authors have been using polypeptide even if the number of amino acids is few hundreds. यदि कई 100 अमीनो एसिड्स का भी पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है तो उसको पॉलीपेप्टाइड ही कहते हैं, प्रोटीन नहीं कहते हैं. They prefer to use protein to an assembly of polypeptide chains. वो प्रोटीन वर्ड प्रीफर करते हैं यूज करना जो कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है. They prefer to use protein to an assembly of polypeptide chains with quaternary structure. और ये प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है तो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. तो सिर्फ वैसे असेंबली को ये लोग प्रोटीन कहते हैं जो कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है. मतलब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसी को प्रोटीन कहते हैं. समझे? यस सर. अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड्स का और 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. तो कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन ए प्रोटीन बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स और लिंकेजेस. When the amino group of an amino acid
combines with the carboxylic group of another amino acid, a peptide bond is formed. एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब कंबाइन करता है तब बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप NH2 दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप के साथ जब कंबाइन करता है तो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। When the amino group of an amino acid combines with the carboxylic group of another amino acid, a peptide bond is formed. The amino group of one amino acid acts as a nucleophile to displace the hydroxyl group of another amino acid, forming a peptide bond. एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखना बनाया हुआ है, दो अमीनो एसिड्स हैं, पहले वाले का इधर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप कंबाइन कर रहा है तो एक का OH COOH से OH हट जाएगा और NH2 से H हट जाएगा तो दोनों मिलाकर वाटर, तो वाटर हट जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा COONH। यही हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। खुद से देखो इसको, खुद से देखकर समझो। दो अमीनो एसिड्स हैं, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दूसरा अमीनो एसिड का NH2 कंबाइन कर रहा है तो NH2 से H हट जा रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH हट रहा है तो OH और H मिलकर वाटर का रिमूवल हो रहा है। जब दो अमीनो एसिड से दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूवल होता है। तो इस तरह से बन गया डाइपेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हुआ, CONH जो घेरा हुआ है वही हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये डाइपेप्टाइड है, दो अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। अब यदि इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए एक मॉलिक्यूल वाटर की जरूरत होगी। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर का रिमूवल होगा और जब इसको तोड़ा जाएगा एक मॉलिक्यूल वाटर की जरूरत होगी। मान लो कि 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा? 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा? जब दो अमीनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। जब 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तब कितने का होगा? 2। तो जब 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तब कितने का होगा? 99। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1। ठीक है। तो कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बना समझे इसको, देख लिए? यस सर। तो प्रोटीन 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो यदि बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होकर जो लीनियर चेन बनाते हैं अमीनो एसिड्स का, लीनियर चेन, उस लीनियर चेन को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
और इस चेन से पोजीशन पता चलता है, पोजीशन का इंफॉर्मेशन मिलता है। पहला अमीनो एसिड कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, एंड सो ऑन। जो लीनियर चेन होता है अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which the second, and so on, is called the primary structure of a protein. अमीनो एसिड्स का जो लीनियर चेन होता है, जिससे पोजीशन पता चलता है अमीनो एसिड्स का, पहला अमीनो एसिड कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन मिलता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड्स का, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को। बोलो। ठीक है। यस सर। ये प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन। प्रोटीन को इमेजिन करते जब प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है तो प्रोटीन एक लाइन के रूप में होता है, और उस लाइन में जो लेफ्ट एंड होता है उसमें पहला अमीनो एसिड होता है, और जो राइट एंड होता है उसमें लास्ट अमीनो एसिड होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसको इमेजिन कर सकते हैं एक लाइन के रूप, जिसके लेफ्ट एंड पे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है और राइट एंड पे लास्ट अमीनो एसिड होता है। तो ये प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है लेफ्ट एंड पे, उस एंड को कहते हैं एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड को कहते हैं एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है राइट साइड में, उसको कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड में एन और राइट एंड पे होता है सी, एन सी लाइन होता है, एन सी। अब एन और सी कैसे होगा, एन और सी कैसे होगा समझ रहे हैं उसको? जब एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड कंबाइन करता है तो पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दूसरा अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप कंबाइन करता है। तो पहले का जो NH2 ग्रुप है वो फ्री रह जाएगा, और जो दूसरा उसके साथ जुड़ा है उसका COOH ग्रुप फ्री रहेगा। इसी तरह से दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ चौथा जुड़ता चला जाएगा। जो चेन बनेगा तो लेफ्ट एंड पे जो पहला अमीनो एसिड होगा वो वहां पे अमीनो ग्रुप होगा उस अमीनो एसिड में फ्री, और उस चेन का जो लास्ट अमीनो एसिड होगा राइट एंड पे, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो अमीनो ग्रुप के लिए हो गया एन टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हो गया सी टर्मिनल। जैसे यहाँ पर एक फिगर में देखो, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड ये सब जुड़े हुए हैं। तो सीरीन का एक एंड पर क्या हो गया, लेफ्ट एंड पर NH है, अमीनो ग्रुप रह गया, और ग्लूटामिक एसिड जो लास्ट है राइट एंड पे, उसमें क्या रह गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह गया। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दो एंड्स होते हैं, एक एंड होता है लेफ्ट साइड में एन और राइट साइड में सी। देखो इसको और समझो। समझे? समझे इसको?
Yes, sir. किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के लेफ्ट एंड पे जो अमीनो एसिड होगा उसमें NH2 ग्रुप फ्री होगा और उस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो लास्ट अमीनो एसिड होगा राइट एंड पे उसका फ्री होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक एंड पे जो अमीनो एसिड है उसको एंड टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं और राइट एंड पे जो अमीनो एसिड है उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको जब हम लाइन के रूप में इमेजिन कर रहे हैं तो लेफ्ट एंड उसका होगा एन और राइट एंड होगा सी, एन सी। ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन भी था नीट का, 2 साल या 3 साल पहले, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे और चूज करना था कि कौन सही है कौन गलत है। उसमें यही लाइन था, ये प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन इन विच द लेफ्ट एंड is called C and right end is called N। ये सही होगा या गलत होगा? उसमें दिया हुआ था लेफ्ट एंड C होगा और राइट एंड N होगा। ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। राइट एंड होगा N और लेफ्ट एंड होगा C। ठीक है। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये तो लीनियर चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन का और वही पॉलीपेप्टाइड चेन यदि फोल्ड कर जाता है हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड कर जाता है तब वो हो जाता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लीनियर चेन हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर और वही चेन जब फोल्ड कर जाता है कुछ रीजन्स में हेलिक्स बना देता है उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द कन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज रेफर्ड टू ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग से बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द अमीनो एसिड्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन देयर सीक्वेंस। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड कर जाता है तो पहले फोल्डिंग के पहले 2 अमीनो एसिड्स के बीच की दूरी ज्यादा होती है, लेकिन वही पॉलीपेप्टाइड जब चेन फोल्ड कर जाता है तो 2 अमीनो एसिड्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, क्लोजली प्लेस्ड हो जाते हैं। ये प्रोटीन थ्रेड does not exist throughout as an extended rigid rod but is folded in some regions in the form of a helix। जो प्रोटीन का थ्रेड है वो सॉलिड रॉड के रूप में नहीं होता है, कुछ रीजन्स में फोल्ड करके बना देता है, हेलिक्स बना देता है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जो हेलिक्स बनाता है, इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, इंडियन साइंटिस्ट थे रामचंद्रन, इसके लिए मॉडल का नाम है रामचंद्रन मॉडल। ये भी कई साल पहले नीट का क्वेश्चन था। रामचंद्रन मॉडल किससे रिलेटेड है? तो रामचंद्रन मॉडल रिलेटेड है टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हालत खराब हो ठीक है, समझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर? फिगर देखो, नेक्स्ट पेज में देखो फिगर। एक जो लीनियर चेन है एनसी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है और वही फोल्ड करके हेलिक्स बना दिया, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इस पेज में पेज नंबर 16 में और बाकी सब जो बात लिखी हुई उसको छोड़ देना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही जानना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन की ट्विस्टिंग के कारण, फोल्डिंग के कारण एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हो गया?
और बाकी सब छोड़ देना है। अब तीसरा देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, और वो सब जो अल्फा बीटा प्लीटेड सीट है ये सब छोड़ देना। बढ़े? Yes, sir. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसे फर्दर फोल्डिंग होगी। फर्दर फोल्डिंग के कारण 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, डेप्थ भी हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन is folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. जैसे ऊन का धागा होता है, उसी को फोल्ड करके जो वूलन बॉल बना दिया जाता है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर with hydrophobic side chains held interior, while the hydrophobic groups on the surface of protein molecule. जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स अंदर में होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होते हैं वो बाहर में होते हैं, सरफेस के बाहर। This type of arrangement ensures stability of the molecule and is necessary for many biological activities of proteins like enzymatic activity. जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसी के कारण, टर्शियरी स्ट्रक्चर के कारण ये एंजाइमेटिक रोल अदा करता है। जानते हो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन किस तरह का प्रोटीन होता है एंजाइम? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वही एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स लाइक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। समझे इसको? पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग के कारण जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है वो होता है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो लीनियर चेन होता है पॉलीपेप्टाइड का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसकी फोल्डिंग से जो हेलिक्स बनता है वो हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और फर्दर फोल्डिंग के कारण जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है वो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और यही जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और यही स्ट्रक्चर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट पेज में देखना, अब टाइम समाप्त हो रहा है, थोड़ा जल्दी से देखो। बॉन्ड्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होते ही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और यही टर्शियरी स्ट्रक्चर का फिगर है। देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर का फिगर, देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर। यस सर, देखिए। और उसके बाद वाला जो 4 बनाया हुआ टर्शियरी का नहीं है, वो सब अलग अलग टर्शियरी है। इन चारों एक साथ क्वार्टरनरी हो जाएगा। जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और हर पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। जो सिंगल बनाया हुआ है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया।
और उसके बाद कई टर्सरी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, वो सब मिलकर बना देगा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है। यस सर, ठीक। तो अब टाइम समाप्त हो रहा है, आज भर छोड़ देते हैं, अब अगला दिन से देखेंगे तो फिर से लिंक भेजेंगे।